तो हम लोग आज अपना सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चैप्टर है हमारा कौन सा? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और इसका हम लोग पहला टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट और ये है बेहद इंपॉर्टेंट। तो अच्छे से इसके नोट्स पूरे प्रॉपरली बनाइएगा। मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहली चीज हमारे एक है, मोल कॉन्सेप्ट को हिंदी में कहते हैं मोल अवधारणा। तो मोल क्या होता है पहले सबसे पहले वो समझ लेते हैं। तो कोई बोले मोल क्या है, तो हम लोग कहते हैं अगर हमारे पास एक मोल है तो मोल जो है वो कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कलेक्शन है। क्या है मोल? कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल का संग्रह है। कलेक्शन समझते हैं ना? जैसे हमने कहा पेयर, तो पेयर में कितनी चीजें होती हैं बताइए भैया? पेयर में कितनी चीजें होती हैं? दो। तो अगर आपके पास में दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर आपके पास में दो ऑब्जेक्ट हैं तो हम कहते हैं आपके पास में एक पेयर है। मान लीजिए हमने कहा आपके पास में, लेट से पेयर के बाद में हमने कहा दिया मान लीजिए दर्जन, जिसे डॉजन बोलते हैं इंग्लिश में। तो एक दर्जन में हमारे कितनी चीजें होती हैं? 12 चीजें होती हैं। तो वहां पे 12 ऑब्जेक्ट होते हैं। तो जिस तरीके से हमने कहा कि पेयर में दो चीजें होती हैं, डजन में 12 ऑब्जेक्ट होते हैं, तो इसी तरह एक मोल में भी एक नंबर होता है। वो नंबर इतना छोटा नहीं है, ठीक है, इतना छोटा नहीं है, 2, 10, 12, 14 ऐसा कुछ नहीं है। वो नंबर जो इक्विवेलेंट होता है वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर। जब आपके पास में इतने सारे पार्टिकल्स हों, कितने? 6.022 इंटू 10⁻23, तब हम कहते हैं कि हमारे पास में 1 मोल है। ठीक है, कितने मोल है? 1 मोल। कब? जब हमारे पास में कितने पार्टिकल हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये पार्टिकल्स में क्या काउंट होता है? कोई पूछ सकता है भैया पार्टिकल में क्या काउंट होता है? तो हम कहेंगे पार्टिकल में इस दुनिया जहां की कोई भी चीज काउंट हो सकती है। जैसे मान लीजिए ये हम घड़ी पहने, तो एक घड़ी भी पार्टिकल में काउंट होगी। जैसे हमने कहा 1 मोल घड़ी, 1 मोल वॉच, तो हमारे पास में कितनी वॉच होंगी? 6.022 इंटू 10⁻23। जब इतनी वॉचेस आप हमें दे देंगे तो हम कहेंगे हमारे पास में 1 मोल वॉच है। ठीक, ये बॉटल भी काउंट हो जाएगी। एक मोल में कितनी बॉटल्स होंगी? 6.022 इंटू 10⁻23। जब आप इतनी बॉटल्स हमें दे देंगे तो हम कहेंगे आपने हमें 1 मोल बॉटल दी है। ठीक, सिमिलरली आप ग्लास भी काउंट कर सकते हो, फैन भी काउंट कर सकते हो, जो मन आए वो चीज आप इसमें काउंट कर सकते हो। पर केमिस्ट्री में एक ग्लास बॉटल तो काउंट होगी नहीं। केमिस्ट्री में क्या काउंट होगा? केमिस्ट्री में कौन कौन से पार्टिकल्स आते हैं? जैसे पार्टिकल आते हैं केमिस्ट्री में एटम, परमाणु, मॉलिक्यूल्स, अणु, ठीक है, आयंस, ये सारी चीजें काउंट होती हैं। और क्या काउंट होता है? और कौन कौन से पार्टिकल सुने हमने केमिस्ट्री में? क्या प्रोटॉन का नाम सुना है हमने? यस, प्रोटॉन भी काउंट होगा। और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये सब इसमें काउंट होने वाले हैं। तो क्या क्या काउंट होने वाला है पार्टिकल में? जैसा कि मैंने बताया पहले, पार्टिकल में आपका काउंट होगा क्या क्या? एटम्स, जिसको परमाणु कहते हैं, मॉलिक्यूल्स, आयंस भी काउंट होगा। बिल्कुल ठीक आपने बोला। मैं तो कहता हूं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कुछ भी काउंट कर लीजिए। अब चूंकि मेरे मुंह से कुछ भी वर्ड निकल आया है तो कुछ भी काउंट कर लीजिए। सारी चीजें इस पार्टिकल के अंडर में काउंट हो जाएंगी। जो जो चीजें आप जानते हैं, एवरीथिंग विल बी काउंटेड इन इट। सारी चीजें इसमें काउंट होंगी। तो कोई बोले क्या है मोल? व्हाट इज मोल? तो बोलिए मोल का मत सब कुछ नहीं भैया। मोल जो है आपका कलेक्शन है। किसका? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का। ठीक है, जैसे दर्जन में 12 चीजें होती हैं, जोड़े में 2 चीजें होती हैं, सैकड़े में, हंड्रेड्स में 100 चीजें होती हैं, तो ऐसी एक मोल में इतनी चीजें होती हैं। अब वो मोल क्या है? मोल बेसिकली आपका एक अमाउंट नापने की यूनिट है। ये बात भी मैं लिखवाने वाला हूं, इस बात को लिखेगा तो बेसिकली ये मोल है कि अभी मैं लिखवाऊंगा। थोड़ा जल्दी हाथ चलाइए, बड़े आराम आराम से लिखते हैं हम लोग। तो मोल कुछ नहीं, बस एक नंबर है, एक नंबर का कलेक्शन है। ठीक,
इस नंबर को बड़ा एक खास नाम दिया जाता है, एक साइंटिस्ट ने इसको बताया था, उनके नाम पे इस नंबर को एवोगैड्रोस नंबर भी कहते हैं। शॉर्ट में इसको कैपिटल एन और नीचे ऐसे एन ए, या फिर कुछ लोग कैपिटल एन और नीचे ऐसे जीरो लगा देते हैं, एन ए या एन जीरो से दिखाते हैं। ज्यादातर लोग एन ए से दिखाते हैं, एन मतलब नंबर, ए मतलब एवोगैड्रो। बड़ा ही फेमस नाम है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो का एक नियम भी है, हमारे सिलेबस में हम पढ़ेंगे भी उसे, ठीक है। चलिए अब यहां पे आप एक स्टार लगा सकते हैं और एक छोटा सा पॉइंट नोट कर सकते हैं। अच्छा नोट हो गया अभी पीछे या नहीं? थोड़ा जल्दी से नोट कर लीजिए। आप लोग थोड़ा चलें तो बाद में नोट कर लीजिएगा, थोड़ा जगह छोड़ दीजिए, इतना ही लिखवाया अभी तक। तो स्टार लगाइएगा, एक पॉइंट लिखेगा मोल क्या है वास्तव में, तुम लिखेगा मोल इज वन ऑफ द 7 fundamental units which measures amount of substance। इसका क्या मतलब है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं पदार्थ की मात्रा। तो मोल एक क्या है? मोल एक यूनिट है। कौन सी यूनिट है? वन ऑफ द 7 फंडामेंटल यूनिट्स। 7 मूलभूत इकाइयां हैं, 7 मेन बेसिक यूनिट हैं। जैसे आपने सुना होगा लेंथ, लंबाई नापने के लिए मीटर। मीटर एक फंडामेंटल यूनिट है। मीटर की कोई आपकी मतलब डिराइव नहीं हुआ है कहीं से। फंडामेंटल यूनिट का मतलब होता है जो कहीं से डिराइव ना हो। जैसे मास के लिए किलोग्राम है, किलोग्राम, ठीक है। किलोग्राम से ग्राम बना सकते हो 1000 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। जो सारी यूनिट्स हैं, जितनी भी हम लोग यूनिट जानते हैं, शायद आपने सुना हो न्यूटन एक यूनिट होती है। किसकी होती है न्यूटन यूनिट? फोर्स की, ठीक है। आपने सुना होगा प्रेशर के लिए पास्कल होती है। तो ये सारी पास्कल आस्कल ये सब फंडामेंटल यूनिट से डिराइव हो जाती हैं। लेकिन फंडामेंटल यूनिट कहीं से डिराइव नहीं होती, ये हमें मानना पड़ता है। तो 7 फंडामेंटल यूनिट में जैसे आपकी लेंथ के लिए मीटर हो गई, मास यानी द्रव्यमान के लिए किलोग्राम हो गया। आपने सुना होगा करंट, विद्युत धारा, करंट के लिए क्या होती है? करंट किससे नापते हैं? एम्पियर में। ये सब फंडामेंटल यूनिट है। तो ऐसे ही मोल भी उन 7 फंडामेंटल यूनिट्स में से एक है, जिससे हम लोग क्या नापते हैं? पदार्थ की मात्रा, यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नापने के काम आता है हमारा क्या? मोल। तो मोल का बेसिक इंट्रो ये है कि मोल आपका 7 फंडामेंटल यूनिट्स में से एक है, और वो क्या नापने के काम आता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट का मतलब होता है मात्रा, सब्सटेंस मतलब पदार्थ। तो पदार्थ की मात्रा नापने के काम आता है। फंडामेंटल यूनिट का मतलब क्लियर हुआ? बिल्कुल बेसिक यूनिट है, आप इसको किसी और चीज से डिराइव नहीं कर सकते। तो अगर ट्रू फॉल्स में आ गया क्वेश्चन कि मोल क्या है, मोल एक फंडामेंटल यूनिट है या मोल एक डिराइव्ड यूनिट है, तो हम क्या बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट है, ये डिराइव्ड यूनिट नहीं है। इसके बारे में कोई वो नहीं। अब इसका डेफिनेशन क्या है मोल की? तो चलिए मोल की थोड़ी सी हम डेफिनेशन समझते हैं, या डेफिनेशन लिखने से पहले मोल का एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं। अभी अभी हमने बताया आपको कि 1 मोल हमारा, हमने क्या बताया? 1 मोल आपका क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का कलेक्शन है। अब इसका एक जैसे एक एग्जाम्पल भी देख लें। जैसे मान लीजिए हमने कहा 1 मोल लेट्स से वॉच, घड़ी। तो 1 मोल वॉच का मतलब कितनी घड़ियां होंगी उसमें? 6.022 इंटू 10⁻23 वॉचेस। इतनी घड़ियां आप हमें ला करके दे दें तो हम कहेंगे आपने हमें 1 मोल वॉच ला के दे दी, ठीक है। हमने कहा भैया नहीं, 2 मोल चलो पेन, तो 2 मोल पेन का मतलब कितने पेन? अब देखिए 1 मोल होता तो इतना, 2 मोल है तो डबल, तो हो जाएगा कितना? 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 क्या? पेन्स। इतने सारे पेन आप ला करके दे दीजिए तो हम कहेंगे आपने हमें कितने पेन ला के दे दिए? 2 मोल पेन। कितने पावर लगी है? 10 पावर कितनी लगी है? 23। 10⁻23 का मतलब समझते हैं? 1 के आगे कितने जीरो होंगे? 23। जितनी पावर होती है उतने जीरो होते हैं, तो 1 के बाद 23 जीरो लगेंगे। थोड़ा एक बार कोशिश करते हैं, देखें आपको कहां तक आता है। आपको मालूम है 1
एक होता है, एक के बाद 10 आता है, यानी वंस, फिर टेंस, फिर हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड, हजार, हजार के बाद 10,000, 10,000 हो गया, फिर लाख आता है, 1 लाख, 10 लाख, 10 लाख, फिर करोड़ हो जाता है, 1 करोड़, फिर 10। अब पता है 10 करोड़ तक हम लोग कितनी 10 की पावर में पहुंचे? हम लोग 10 की पावर पहुंचे अभी तक 8। अभी 10 की पावर 8 में हमारे 10 करोड़ हुए हैं। इसके बाद 100 करोड़ आएगा, जिसको क्या बोलते हैं? 100 करोड़ को हिंदी की लैंग्वेज में अरब बोलते हैं, कि 1 अरब हो गया, ठीक है। तो 1 अरब मतलब 100 करोड़, 10 टू पावर 9। फिर उसके बाद में आपका 10 अरब आएगा, 10 टू पावर 10। फिर उसके बाद में 10 टू पावर 11 को 100 अरब बोलते हैं, यानी कि 1 खरब बोलते हैं, ऐसे करके हिंदी का है। इंग्लिश में क्या चलता है? 10 लाख को वो लोग मिलियन बोल देते हैं, 10 लाख को 1 मिलियन हो गया। फिर आपने 100 लाख किया तो अगर आप वो क्या बोल देंगे? 10 मिलियन। फिर उसके बाद में आपने मान लीजिए वो कर दिया 1000 लाख, यानी कि 1 करोड़ कर दिया, तो उसे वो 100 मिलियन बोलते हैं। उसके बाद में 1000 मिलियन नहीं बोलते हैं, वहां से बिलियन चालू हो जाता है। मिलियन के बाद में बिलियन, बिलियन के बाद 10 बिलियन, 10 बिलियन के बाद में 100 बिलियन, 100 बिलियन के बाद में 1 ट्रिलियन। यानी अभी भी हम लोग 10 टू द पावर 23 के आसपास भी नहीं आए। तो ये 10 टू पावर 23 बहुत बड़ा नंबर है। ऐसा कहते हैं कि अगर आपके पास में एक क्रिकेट की बॉल हो, उस क्रिकेट की बॉल पे एक दूसरी बॉल रखें, फिर एक तीसरी बॉल रखें, फिर एक चौथी बॉल रखें, और ऐसे करते करते आप एक सीढ़ी बना दें, तो आप हमारी जो ये आकाश गंगा यानी जो गैलेक्सी है, इसको पार कर जाएंगे। क्या नाम है हमारी गैलेक्सी का? मिल्की वे। तो आप इसको पार कर जाएंगे। इतनी बड़ी है ये, इतना बड़ा नंबर है ये, मतलब चांद वांद तो ऐसे ही पहुंच जाएंगे, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो इतना चूंकि बड़ा नंबर है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि मोल में बहुत सारा नंबर है, ये काफी लंबा है। तो ये देखिए, ये जो इतना बड़ा नंबर लिखा ना, इसको बोलने में तो हमारी जबान लड़खड़ा जाती है। जैसे देखिए, इसको जल्दी से बोले 2 × 6.022 × 10 टू पावर 23, नहीं लगा जबान लड़खड़ा जाएगी। तो लोग इसको क्या करते हैं? कहते हैं भैया इसको अगली बार से ऐसे 2 तो 2 ही बोलेंगे, पर इस पूरे नंबर को हम लोग अब शॉर्ट में Na बोल देंगे। तो कोई आपसे बोले 2 मोल पेन का मतलब कितने पेन? सीधे बोलिए 2 मोल पेन का मतलब 2 Na पेन, सीधा, ठीक है। चलिए, फिर इसके बाद में मान लीजिए हमने कह दिया, अब चलो यार थोड़ा पेन वेन से बाहर आ जाए। मान लो 5 मोल हमने कह दिया Cl2। Cl2 का मतलब होता है क्लोरीन। तो बताइए कितनी क्लोरीन होगी हमारे पास? 5 × क्या? Na। शॉर्ट में Na बोल दीजिए, 5 × NaCl2। अब Cl2 एक एटम है, मॉलिक्यूल है या आयन है? Cl2 एक मॉलिक्यूल है, अणु है। हमने पहचान बताई थी, अगर नहीं मालूम हो तो हम फिर रिपीट कर देते हैं। एटम अकेला लिखा जाता है, जैसे H है तो एक एटम है, Cl है तो एक एटम है, Br है तो एक एटम है। लेकिन अगर एक से ज्यादा चीजें साथ में लिखी हैं तो वो मॉलिक्यूल हो जाती हैं, जैसे Br2, Cl2, H2O, ये सब मॉलिक्यूल हो गए। और अगर आपके ऊपर कुछ प्लस माइनस लिखा हुआ है तो वो आयन होते हैं। क्लास 9 10 की बात है। तो 5 NaCl2 मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक। एक एग्जांपल आप भी बता दीजिएगा, जरा बताइएगा। मान लीजिए अगर हमने लिख दिया 10 मोल्स, लेट्स से NO3 माइनस लिख दिया। NO3 माइनस का नाम क्या होता है? NO3 माइनस को क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। इसको नाइट्रेट आयन बोलते हैं। तो बताओ हमारे पास में कितने नाइट्रेट आयन होंगे? हमारे पास होंगे 10 × NO3 माइनस आयन। चलिए जल्दी से नोट करिए इसको इस बात से। ठीक है, मोल के बेसिक मतलब समझ गए। अब चलिए यहां से मोल का एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं। मैंने पहले बोला था फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे हम लोग। नाइट्रेट ऐसे ही लिखवा दिया अपना मन। हाँ बताइए। हाँ, 1 मोल को 1 मोल, देखो मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल एक छोटी सी चीज है, और मोल क्या है? मोल आपका, देखो कंफ्यूज नहीं होना, मोल और मॉलिक्यूल दोनों अलग चीजें हैं। मॉलिक्यूल एक चीज है, जैसे बोतल एक चीज है तो वैसे मॉलिक्यूल भी एक चीज है। एक मोल क्या है? एक मोल एक संग्रह होता है, कलेक्शन होता है। किसका कलेक्शन होता है? 6.022 × 10 टू पावर 23 चीजों का। तो अब मॉलिक्यूल जैसी आपको 6.022 × 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल लाने पड़ेंगे, तब जाके वो 1 मोल बनेगा। तो आपने 10 मोल नाइट्रेट लिख दिया, तो ये मोल का मतलब अब आपका यहाँ पे 6.022 × 10 टू पावर 23 × 10 नाइट्रेट आयन होंगे। ठीक है, मोल मॉलिक्यूल में कंफ्यूज नहीं होना है। मोल एक अलग चीज है,
यानी एक तरीके से करिए जैसे हम लोग कहें दूध और लीटर, दूध और लीटर सेम चीज है, अलग अलग चीज है? अलग चीज है। दूध एक ऑब्जेक्ट है, चीज है, लीटर है जिससे हम उसे नापते हैं। ऐसे ही मॉलिक्यूल एक चीज है, मोल जिससे हम उसे नापते हैं। मोल एक नापने का पैमाना है, ठीक है? बात क्लियर है? कंफ्यूजन नहीं रखना, कोई भी मन में डाउट हो तुरंत पूछेगा, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमने आपसे कहा अगर हमारे पास में एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, तो इसका मतलब बताइए हमारे पास में कितने मोल्स हैं, जल्दी से बताइए। अगर हमारे पास इतने पार्टिकल हैं, इतने पार्टिकल का मतलब समझ रहे हो, ये 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल हैं, तो हमारे पास कितने मोल होते हैं? 1 मोल होता है, ठीक? अब अगर मान लीजिए हमने कहा हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर पार्टिकल है, सिर्फ एक, तो कोई बताएगा कि हमारे पास में कितने मोल होंगे? 1/Na। ये सबको मालूम है? नहीं मालूम है तो समझ लो। जैसे हम लोग कहते हैं ना, जैसे 2 रुपए में मान लो 4 टॉफी आ रही हैं, तो 1 रुपए में कितनी आएंगी? 1 रुपए में कितनी आएंगी? 2 रुपए में 4 है तो 1 में कितनी आएंगी? 2। तो 2 से डिवाइड किया। तो जब भी कोई चीज 1 में निकालनी होती है तो हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ये यूनिटरी मेथड कहलाता है। तो Na नंबर ऑफ पार्टिकल में 1 मोल है, तो 1 नंबर ऑफ पार्टिकल में कितने मोल हो जाएंगे? Na से क्या कर दो? डिवाइड। जो भी यहां लिखा है उसको यहां के नंबर से डिवाइड कर दो। ये चीज अभी हम कम से कम 5 बार इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? तुम्हारे पास में कितने मोल हो गए? 1/Na मोल। यहां तो कोई इशू, ठीक? अब हमने कहा नहीं, हमारे पास में तो भैया x नंबर ऑफ पार्टिकल है। कितने पार्टिकल हैं? x नंबर। तो अब हमारे पास में कितने मोल होंगे? तो जरा समझ, 1/Na इंटू x, यानी समझना, हमने कहा कि 1/Na तो थे 1 में, तो x में निकालने के लिए बस क्या कर देते हैं? इनटू। यानी जैसे आपने कहा कि 5 रुपए में कितने मोल वो टॉफी आएंगी, तो तुमने कहा था 1 रुपए में 2 आएंगी ना, तो 5 रुपए में कितनी आएंगी? 10। तो 1 का तुम्हें पता था, जब भी 1 का पता होता है तो किसी का भी निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बात रट लो, क्योंकि ये बार बार हम लोग यूज करेंगे कि जब भी 1 का निकालना होता है तो डिवाइड कर देते हैं, और 1 का पता होने के बाद जब x का निकालना होता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इतने मोल्स होंगे हमारे पास। अब आप ये बताइए, हमको लगता है बता भी लेंगे, इस लाइन का मतलब समझ रहे हैं? ये जो लिखा हुआ है, इस लाइन का ये मतलब है कि अगर आप हमें x नंबर ऑफ पार्टिकल देंगे तो उसमें कितने मोल्स होंगे? x/Na मोल्स होंगे। फिर से एक बार, अगर आप हमें x नंबर ऑफ पार्टिकल देंगे तो उसमें कितने मोल्स होंगे? x/Na मोल्स होंगे। तो मोल्स का एक नया फॉर्मूला आ रहा है आपके लिए। क्या फॉर्मूला आ रहा है? मोल्स बराबर x हो गया एक तरीके से कणों की संख्या, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अपॉन Na को क्या बोलते हैं जरा बताना? एवोगैड्रो नंबर। इसको नोट करिएगा और डिब्बे में डाल दीजिएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल का मतलब हो गया कणों की संख्या। जितने भी पार्टिकल आपके पास हैं, 10, 20, 50, 100, 1000, 10,000, लाख, जितने भी हों, उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो आपको मोल्स मिल जाएगा। ये मोल्स का पहला फॉर्मूला है, मोल्स फाइंड करने का पहला फॉर्मूला है। डन। ये है मोल का हमारा पहला फॉर्मूला। यानी कि जैसे हमने आपसे कहा एक क्वेश्चन बेसिक सा कर लेते हैं ताकि ये हो जाए कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। क्वेश्चन लिखेगा फाइंड, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन कराना है जो कि किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा, हमारे एग्जाम में भी नहीं आएगा। फाइंड मोल्स इन 3.011 इंटू 10⁻24 पार्टिकल्स। पार्टिकल्स या कुछ ले लें क्या? चलो ठीक है। इतने पार्टिकल्स में पूछा जा रहा है मोल्स कितने होंगे। 3.011 इंटू 10⁻24 पार्टिकल हैं, कह रहा है बताइए उसमें मोल्स कितने होंगे। तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा भैया मोल्स का? सीधा सा एक लाइन का फॉर्मूला है। मोल्स बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी जितने भी पार्टिकल हो अपॉन क्या है? एवोगैड्रो नंबर, जिसको शॉर्ट में Na लिखते हैं। फॉर्मूला समझ में आया? फटाक से हमने वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू थी पार्टिकल की, कितने पार्टिकल दिया हमें? 3.011 इंटू 10⁻ कितना? 24 डिवाइडेड बाई, अब ये Na की जगह क्या लिखते हैं? Na की वैल्यू क्या थी बता सकते हो? Na की वैल्यू थी, पलट के देख लो, 6.011
022 इंटू 10 टू पावर 23। ठीक है, अब इसको बस सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे होगा ये? क्या करेंगे, डेसिमल से डेसिमल देखो हट गया, यहां भी डेसिमल के बाद 3 नंबर लिखे, यहां भी 3 नंबर लिखे, दोनों हटा दिए मैंने पहले फटाक से। ये काम सबको करना आता है? ठीक, अब देखना जरा, अब देखो ये 3011 है, नीचे 6022 है, पता नहीं तुम समझ पा रहे हो नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इसका डबल कर दें तो नीचे वाला आ जाएगा, तो ये इसको डायरेक्ट कैंसिल कर दिया 2 टाइम्स। ठीक, अब क्या बचा, ये है 10 टू पावर 24, ये है 10 टू पावर 23। 10 की पावर से हमें कैलकुलेशन आती है, एक मैथ्स में आपको क्लास 8 9 में फॉर्मूला पढ़ाया जाता है कि अगर a टू द पावर x है उसको a टू पावर y से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये a टू द पावर x प्लस y हो जाता है, पावर ऐड हो जाती है। एक और फॉर्मूला पढ़ाया जाता है a टू पावर x हो अपॉन a टू पावर y हो, तो ये करने पे a टू द पावर x माइनस y हो जाता है। ठीक है, और एक और फॉर्मूला पढ़ाया जाता है a की पावर x हो और उसकी पावर y हो, बताओ ये कितना हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, a टू द पावर x इंटू y हो जाता है। बताओ a टू पावर 0 कितना होता है, किसी की पावर 0 1 होता है, और किसी की पावर 1 क्या होता है, वही, अरे 0 नहीं होता यार, वही हो जाता है, a टू पावर 1 का मतलब a ही हो जाएगा। इतनी चीजों की और हमें जरूरत पड़ेगी तो इसका भी हम लोग इस्तेमाल कर लें। तो देखो ये लिखा है 10 टू पावर 24, ये लिखा है नीचे 10 टू पावर 23, तो फॉर्मूला लग जाएगा a टू पावर x अपॉन a टू पावर y वाला। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा तुरंत, देखो 10 टू पावर 24, ये 23 है, ऊपर जाके हो जाएगा -23। ठीक है, और डिवाइड बाय क्या 2, ये हो जाएगा 10 टू पावर 1 अपॉन 2। 10 टू पावर 1 कितना हो जाएगा, किसी की पावर 1 वही नंबर होता है, तो हो जाएगा 10 बाय कितना 2 यानी कितना 5। आपके पास 5 मोल होंगे। ठीक है, तो उसको फटाक से नोट करें और जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तुमने गलत निकाला था, संचाली ना, गलत निकाला था ना, क्या निकाला था 0.2, क्या कर दिया था, ये 2 को ऊपर भेज दिया, 1 0 बचेगा, कहां बचेगा, क्या समझ गए, हमको भी समझा दो। कई बार होता है आप लोग समझ जाते हैं, हम समझ ही नहीं पाते हैं, तो हम जैसे आपको, मेरा समझाना आपको काम है, सॉरी क्या बोल गया, आपको समझाना मेरा काम है, तो वैसे ही आप लोग भी अगर कुछ चीज समझ जाया करिए तो हमको बता दिया करिए, क्योंकि हमको नहीं समझ में आया था। ठीक है, तो ये 5 मोल्स हो गया आंसर। यार बच्चों वाला सवाल है, जल्दी नोट करो, हाथ तेज चलाओ इसमें, मैं इसको खुद से कर लेना यार, ठीक है, खुद से करना, आंसर 5 है। अब मोल के हम लोग आते हैं, 5 आंसर है, निकाल लीजिएगा। ठीक है, मोल की परिभाषा पे आते हैं। हर एक फंडामेंटल यूनिट की एक परिभाषा दी गई है। आपने सुना होगा सेकंड की भी एक डेफिनेशन है, मीटर की भी एक डेफिनेशन है। एक कोई रॉड रखी हुई है, उस रॉड की लंबाई को 1 मीटर मान लिया गया है। एक याद होगा, एक किलोग्राम की भी डेफिनेशन है। एक इरिडियम की बनी हुई कुछ रॉड है, उसका वेट को 1 kg मान लिया गया है। तो ये सारी जो यूनिट्स हैं ये किसी ना किसी तरीके से मानी गई हैं। ठीक है, तो हम लोग को भी मोल की डेफिनेशन ली गई है। क्या डेफिनेशन ली गई है, पहले मैं मैथमेटिकली लिख करके दिखाता हूं, अगर मैथमेटिकली नहीं समझ में आया तो वर्ड्स में लिखा दूंगा। ठीक है, तो डेफिनेशन ये है कि 1 मोल इज इक्वल टू, ये इक्वल का इक्विवेलेंट का साइन है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। ये मोल की परिभाषा है कि 1 मोल किसी भी चीज का 12 ग्राम कार्बन के बराबर होता है। यानी अगर आप किसी चीज का 1 मोल लो और किसी चीज का कार्बन का 12 ग्राम ले लो तो हम लोग कहते हैं दोनों एक ही मोल है। यानी एक तरीके से मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं वर्ड्स में भी लिख ही दे रहा हूं कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ का 1 मोल, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस हैज सेम नंबर ऑफ particles as in
12 ग्राम ऑफ C12। अगर आप किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल लेंगे, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ का 1 मोल हैज द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल, उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जितने किसमें, 12 ग्राम कार्बन 12 में। ये मोल की डेफिनेशन बनाई गई है IUPAC द्वारा। ये डेफिनेशन मैंने नहीं दी है बाय द वे, किसने दी है? ये डेफिनेशन दी है एज पर किसने? IUPAC। IUPAC का नाम सुना है आप लोगों ने? IUPAC का नाम फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मतलब ये मानिए केमिस्ट्री का माई बाप है IUPAC, लिखते भी रहते हैं, केमिस्ट्री का माई बाप है IUPAC। IUPAC ने अगर कोई बात कह दी तो केमिस्ट्री वालों को माननी पड़ जाती है। संस्था है, यूनियन है, केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी बातें होती हैं वो यही लोग डिसाइड करते हैं। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भैया 12 ग्राम कार्बन 12 को 1 मोल कहा जाएगा। क्या नहीं समझ रहा? इसको नोट करिए फिर समझाते हैं। किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल हैज सेम नंबर ऑफ पार्टिकल एज इन 12 ग्राम 12 में, 12 ग्राम C12। ये लिखा हुआ मैथमेटिकली, अगर इसी को समझ लोगे तो वही पूरी डेफिनेशन हो गई कि 1 मोल में 12 ग्राम C12 जितने पार्टिकल होते हैं। यानी सुनना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, लिख लो जल्दी लिखो, खुद आराम से लिखते हैं हम लोग, थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी हमको लिखने की। पहले प्यार से सुनते हैं, अच्छी बात है वैसे, ही अच्छा लगता है कि पहले अच्छे से प्यार से सुना, फिर उसे धीरे धीरे करके अपने अंदर उतार लिया, फिर उसके बाद में कहा चलो अब लिख लेते हैं। ये अच्छा है, अच्छा लगता है। लेकिन इसको अगर थोड़ा प्रोसेस फास्ट कर लें कि चलो सुना, जल्दी से सुन लिया, जल्दी से दिमाग में उतार लिया, फिर उसके बाद में जल्दी से लिख लिया, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ऐसा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो तुमने 12 ग्राम कार्बन का लिया, कितने ग्राम लिया? 12 ग्राम, ऐसे हाथ में ले लिया 12 ग्राम, और 12 ग्राम कार्बन 12 का लेकर के उसमें एटम गिने, कार्बन कितने हैं, तो जितने भी वो नंबर आएंगे कार्बन के, बताओ 1-2 एटम आएंगे 12 ग्राम में, ज्यादा आ जाएंगे, बहुत ज्यादा आ जाएंगे, ठीक है? तो उन सारे एटम को गिन डालो, तो वही किसके बराबर होगा? 1 मोल के। कितने एटम आएंगे? उस 12 ग्राम में कितने एटम आएंगे, जरा सोच के बोलो। 12 ग्राम किसके बराबर बोला हमने? 1 मोल। तो 1 मोल में कितने एटम होते हैं? 6.022 इंटू 10 टू द पावर। इतने एटम अगर आ गए आपके पास तो आप कहोगे हमारे पास में कितने मोल हो गए? 1 मोल। ठीक, अब आप ये सोच सकते हो, पूछ सकते हो कि सर कार्बन ही क्यों लिया हमने? कार्बन क्यों लिया हमने? कार्बन के अलावा हमारे पास और ढेरों सारे एटम थे, जैसे ऑक्सीजन था, और कोई एटम है? नाइट्रोजन है, सल्फर है, हाइड्रोजन है। तो आखिर कार्बन में से क्या खास बात है कि कार्बन को ही हमने क्यों चुना डेफिनेशन के लिए? क्या लॉटरी निकाली गई थी कि चलो लॉटरी में सबका नाम निकला, फिर ऐसे हाथ डाला गया, वो होता ना लॉटरी निकलती है, पर्ची निकाली गई, पर्ची में कार्बन तुम्हारे नाम से मोल डिफाइन हो गया? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ होगा, कोई तो कारण हुआ होगा। तो क्या लगता है आपको क्या कारण होगा कार्बन को इस डेफिनेशन में रेफरेंस चुनने का? कार्बन को ही हमने रेफरेंस क्यों बनाया? कार्बन को लेकर के हमने डेफिनेशन डिफाइन क्यों की? क्या कोई रीजन दे सकता है? आप दे सकते हैं, क्या लगता है? कार्बन ये कह रहे हैं अबंडेंस, अबंडेंस मतलब ज्यादा है। तो क्या आपको लगता है कार्बन हमारे आसपास है? आपको लगता है आसपास हमारे कार्बन है? लगता है? कहाँ है कार्बन आसपास? कहाँ है कार्बन आसपास? हर जगह। एग्जाम्पल दीजिए। क्या आपके अंदर कार्बन है? क्या आप, अरे भैया भारी पड़ी है आपकी बॉडी कार्बन से, आपकी बॉडी पूरी कार्बन से ही बनी है। और आपकी बॉडी के अलावा, जैसे मान लिया आपने ऐसे बाल तोड़ लिया, पूरा कार्बन कार्बन आ जाएगा, डीएनए सब में तो कार्बन होता है। क्यों भाई? लकड़ी में कार्बन होगा क्या? यस, लकड़ी में पूरा कार्बन। ये प्लास्टिक में कार्बन होगा? यस, प्लास्टिक पूरा कार्बन का। आप शायद ही आसपास कोई चीज देखेंगे जिसमें कार्बन ना हो। इवन स्टील में भी कार्बन होता है, स्टील बनता है उसमें लोहे के साथ कार्बन मिलाया जाता है। तो कार्बन आप देखेंगे कि सब जगह। तो यहां पे हम लोग एक पॉइंट लिखेंगे, पहले पॉइंट लिखेंगे, रीजन फॉर सेलेक्टिंग कार्बन एज रेफरेंस। तो यहां लिख देना
कि अबेंडेंस इन नेचर, ऐसे लिख दीजिएगा, या फिर ऐसे लिख दीजिएगा इजीली अवेलेबल। कार्बन बड़ा इजीली अवेलेबल है। तुम अपने बॉडी में ऐसे नोच लो, खाला जाएगी तुम्हारे हाथ में, उसमें भी कार्बन होगा। कार्बन पाने के लिए कोई मेहनत नहीं करना है, मालूम है ना, कोई मेहनत नहीं करनी कार्बन के लिए, कोई लोड नहीं। तो जब भी एग्जाम्पल दिया जाता है तो किसी ऐसे बंदे का दिया जाता है जिसको पूरी दुनिया जानती हो, या किसी ऐसे बंदे का एग्जाम्पल दिया जाता है जिसको कोई ना जानता हो। क्या लगता है आपको? जैसे घर वाले बताते होंगे कि ये देखो ये लड़का, शर्मा जी के लड़के को जानते हैं? शर्मा जी का लड़का बहुत फेमस है। शर्मा जी का लड़का पढ़ने में बहुत होशियार है। आपने मूवी में भी सुना होगा, एक मूवी थी हम देख रहे थे, उसमें कहते शर्मा जी के लड़के को देखो, शर्मा जी के लड़के के लिए उन्होंने पता नहीं क्या क्या किया है, जिसमें वो लड़का बोलता है कि अब्बा नहीं मानेंगे, ऐसे करके कोई मूवी थी हमने देखी थी। उसमें उसके पापा ये एग्जाम्पल देते, शर्मा जी के लड़के को देखो। हम शर्मा जी को नहीं जानते हैं, लेकिन उनके लड़के को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत होशियार है वो। तो क्यों शर्मा जी का एग्जाम्पल? क्योंकि शर्मा जी का लड़का बहुत फेमस है, उसका लोग एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, ऐसे कार्बन बहुत फेमस है, हर जगह मिलता है, इसलिए उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। चलिए खैर, अब एक और सवाल पूछा जा सकता है कि यहाँ पे, मतलब पूछा तो नहीं जाना चाहिए, ये 12 ही ग्राम क्यों लिया गया है? 13 ग्राम भी ले सकते थे, 14 ग्राम भी ले सकते थे, 20 ग्राम भी ले सकते थे, 12 में ऐसा क्या है? क्या एक दर्जन में 12 चीजें होती है इसलिए 12 लिया है? नहीं। क्या रीजन होगा इसका 12 ग्राम लेने का? क्योंकि कार्बन का, ये देखिए कार्बन के ऊपर क्या लिखा है? 12। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। 12 होता है परमाणु भार। तो चूंकि कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, इसलिए कार्बन को लिया है। क्या बात समझ रहे हैं? अब यहां पे एक टर्म मेरे मुंह से अचानक से निकल गया, एटॉमिक मास। ठीक है, तो हम लोग एक पॉइंट लिखेंगे स्टार लगाते हुए, तत्काल। सबसे पहले एक पॉइंट लिखेंगे एटॉमिक मास। नाउ व्हाट इज एटॉमिक मास? तो एटॉमिक मास क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? परमाणु भार बताइए। नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं, आपने सही बताया काफी हद तक। इसको हम लोग कहते हैं मास नंबर। मास नंबर को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। तो जब आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करते हैं तो मास नंबर मिलता है। आपका आंसर सही है। लेकिन एटॉमिक मास जो होता है, अगर आपने सुना हो, पता नहीं आप जानते नहीं, क्लोरीन का एटॉमिक मास जानते हो? 35 पॉइंट मालूम है? अब बताओ क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जोड़ करके 35.5 आएगा? नहीं। 35.5 आपने बिल्कुल सही बोला है, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है। पर क्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ करके 35.5 आ सकता है? क्या दो चीजों को जोड़ करके पॉइंट में कोई चीज आ सकती है? जैसे यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं, मान लीजिए हमने कहा यहाँ पे 50 लोग बैठे हैं, क्या 49.5 लोग हो सकते हैं यहाँ पे? 49.5 नहीं बोल सकते भैया। क्या 10.5 लोग हो सकते हैं? 10.5 लोग? नहीं। ऐसा थोड़ी ना कोई आधा कटा बैठा है, नहीं, यहाँ सब लोग हैं। तो इसी तरह जो एटॉमिक मास होता है वो वास्तव में क्या होता है, लिखते हैं, एटॉमिक मास होता है एवरेज मास ऑफ वन एटम, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा इंक्लूडिंग ऑल आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होता है हम आगे जानेंगे। आइसोटोप का हिंदी होती है समस्थानिक, यानी कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास अलग हो। तो अभी आप सिंपली ये जानिए, क्या जानिए, कि एवरेज मास ऑफ वन एटम, किसी भी एक एटम का एवरेज मास इज कॉल्ड, लिख दीजिएगा, इज कॉल्ड एटॉमिक मास। और सिंपल शब्दों में, एकदम लेमैन के टर्म में ये बोलो कि एक एटम का जो मास होता है वही एटॉमिक मास होता है। एक एटम का जो वजन है वही एटॉमिक मास है। अंग्रेजी में हो गया, इंग्लिश में हो गया। तो एक एटम के मास को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। ठीक, किसी को इसकी यूनिट मालूम है? किस इकाई या किस यूनिट से नापते हैं इसको? केजी में नापोगे एक एटम? एटम क्या बहुत बड़ी चीज है या बहुत छोटी चीज है? हाँ बताइए। एएमयू, गुड, एएमयू में नापते हैं। एएमयू का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक
मास यूनिट, हिंदी में बोलते हैं परमाणु भार इकाई, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। और एक और यूनिट चल रही है, किसी को मालूम है दूसरी यूनिट? हाँ बोलिए। यू, यू का फुल फॉर्म बता सकते हो? बहुत बढ़िया, यूनिफाइड मास, बहुत बढ़िया, ठीक। ये हो गया हमारा एटॉमिक मास। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने कहा कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास किसी को मालूम है क्या होता है? कितना होता है? 14, पर 14 बोलना गलत है, आप बोलिए 14U। क्या बोलिए? 14 आगे यूनिट। भाई जैसा किसी ने कहा आपका वेट क्या है, तो आप कह देते हो हमारा वेट 50 है, तो यहां ऑब्वियस होता है 50 क्या होगा, ग्राम या 50 कुंटल? कितना वेट होगा आपका? 50 क्या मानेंगे, ग्राम या किलो? किलोग्राम मान लेते हैं, तो हम 50 किलो ऑब्वियस होता है, पर ऑब्वियस चीजों को भी हमें कई बार लिखना पड़ जाता है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14U है, एक नाइट्रोजन का एटम 14U के बराबर होता है। ऐसे बताइए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा? 1 नहीं भैया, 1U। हाँ यू नहीं बोला था तुमने, बोला था तुमने? अच्छा 1U धीरे बोला होगा। चलो जाओ, ऑक्सीजन का बताओ एटॉमिक मास कितना होता है? 16U। ये आपके एटॉमिक मास की यूनिट हो गई, ठीक है। लेकिन वास्तव में ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 पॉइंट समथिंग होता है, क्योंकि वो एवरेज लिया जाता है, लेकिन ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा हूं मैं। अब मॉलिक्यूलर मास की बात कर लेते हैं। एक टर्म नोट हुआ था, नोट कर पाई थी? नहीं हो पाया था, कोई बात नहीं, याद रख लेना। एक टर्म डिफाइंड है जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास, अणुभार कहते हैं हिंदी में, क्या होगा मॉलिक्यूलर मास? बस एक मॉलिक्यूल का मास मॉलिक्यूलर मास हो गया, यानी सिंपली बोलिए मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। ये एक छोटी छोटी डेफिनेशन लिखवा रहे हैं, क्वेश्चन आजकल थ्योरेटिकल कहीं से भी बन रहा है। एक मॉलिक्यूल के मास को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास। अब आप लोग सोच करके बताइए, मुझे लगता है बता लेंगे, इसकी यूनिट क्या होगी नापने की? मॉलिक्यूल एटम से बड़ी चीज है, छोटी चीज है? कई सारे एटम मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है, 2 या 2 से ज्यादा एटम मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। तो बताओ इसको नापने की क्या यूनिट होगी? इसके वेट को नापने के लिए क्या यूनिट होगी? मोल नहीं, वजन है, वजन है। वजन को नापने के लिए मोल नहीं इस्तेमाल होता। अच्छा मान लो लेट से मैं हूं एक सब्सटेंस हूं मैं, मेरा वजन किस में नापते हो आप लोग? किलोग्राम में, केजी में, ठीक है, किलोग्राम बोलते हो। मान लो मेरे जैसे 4 लोग खड़े हो जाएं, तो अब हमारा चारों का मिला के वजन किस में नापोगे? किस में नापोगे? अरे बोलो भैया, किलोग्राम में ही तो नापोगे, यस और नो? तो अगर तुम एक एटम का वजन यू में नाप रहे हो, वैसे अगर हम 2-4 एटम खड़े कर दें तो उनका वजन किस में नापोगे? यू ही में तो नापोगे, यस और नो? बोलो भैया। तो इसकी भी यूनिट होती है यू या फिर एएमयू, पर आजकल एएमयू नहीं यूज हो रही है, क्योंकि एएमयू का नाम में ये लोग फंस गए। एएमयू का फुल फॉर्म क्या है? एटॉमिक यानी परमाणु, परमाणु यानी एटम, तो एटम एटॉमिक मास यूनिट नाम है। तो एटॉमिक मास यूनिट का मतलब ये तो एटम के लिए यूज होना चाहिए, तो मॉलिक्यूल के लिए एटॉमिक मास यूनिट नहीं यूज होना चाहिए। तो आज की डेट में हमारी कौन सी यूनिट ज्यादा चल रही है? यू, यू ही चलती है। एएमयू पुरानी बुक्स में लिखा रहता है, ज्यादातर नई सारी बुक्स में आपको यू ही लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एटॉमिक मास। जैसे मॉलिक्यूलर मास, एग्जांपल लिख लेते हैं। मान लो किसी ने कहा मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2, तो एक होगा कितना होता है? 16, तो 2 होगा कितना होगा? 2 × 16 यानी कितना? लेकिन यूनिट यू। जैसे हमने कहा मॉलिक्यूलर मास ऑफ लेट्स से H2O कितना? 18। कैसे हमने 18 बोला? 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन का 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना? 16 यानी कितना? ठीक है, समझ में आ रही है बात?
ये निकालना सीखे। H ये निकालना सबको आना चाहिए, नहीं आता तो आगे हम बताएंगे, लेकिन इसका बहुत काम पड़ने वाला है। मैं नगमा आता है हमें निकालना पक्का? बस क्या करना होता है, जैसे h का 1 होता है तो 2h है तो 2 into 1 कर दिया। लिखते रहिए लिखते रहिए लिखते रहिए लिखते रहिए। हाँ 2 into 1 कर दिया प्लस 16 कर दिया। 16 मतलब ऑक्सीजन का। CO2 का बताना ऐसे ही, अगर मान लो CO2 का पूछे कोई, C का 12 होता है, O का 16 होता है, तो क्या करेंगे, C का कितना हो गया 12 प्लस कितने O हैं 2, तो 2 into 16 12 प्लस 32 44 U। ठीक है, ठीक। ये था मॉलिक्यूलर मास। थोड़ा जल्दी लिखिएगा। लिख गया? क्लियर? तीसरी हेडिंग डालेंगे, मतलब तीसरा मास है हमारा आयोनिक मास। बहुत बढ़िया, दिमाग लगा लिया इन्होंने तुरंत बोला आयोनिक मास क्या होगा। जैसे मॉलिक्यूलर मास है एक मॉलिक्यूल का मास, एटॉमिक मास है एक एटम का मास, तो आयोनिक मास क्या होगा, एक आयन का मास। यूनिट क्या होगी, इसकी भी यूनिट यू होगी। रीजन, आयन बनता कैसे है, किसी चीज में इलेक्ट्रॉन डाल करके या इलेक्ट्रॉन निकाल करके। तो एटम में से अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकाल दो या उसमें इलेक्ट्रॉन डाल दो तो वजन यू ही में तो नापेंगे, क्योंकि एटम का यू का वजन है। जैसे मान लीजिए मैं हूं, मेरे हाथ में इस समय घड़ी है, मेरा वेट अभी किलोग्राम में नाप रहे हो, मेरे हाथ से घड़ी निकाल के अलग कर दो तो अब मेरा वजन किस में नापोगे, किलोग्राम में। अरे भाई छोटी मोटी चीज अगर कुछ हमसे अलग कर दी तो ऐसा थोड़ी ना कि हमारे नापने की यूनिट बदल दोगे। ठीक, तो ऐसे ही अगर किसी एटम का वजन यू में नाप रहे हैं तो उसके अंदर से अगर आप कोई चीज निकाल भी देते हो या उसमें कोई चीज छोटी मोटी डाल भी देते हो तो उसका वजन अभी भी किस में नापा जाएगा, यू में ही। ठीक है, जैसे हमने कहा मान लीजिए mg है, mg का एटॉमिक वेट होता है 24 U। कितना होता है, 24 U। अब एक काम करिए, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, -2 इलेक्ट्रॉन कर दीजिए। तो जैसे ही आप 2 इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो ये बन जाएगा Mg2+। क्या बन जाएगा, तो अब बताओ इसका वजन क्या हो जाएगा। तो इसका वजन हो जाएगा 24 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसका वजन कितना हो जाएगा, 24 U। जैसे मान लो, लेट्स से अभी मैंने एग्जांपल लिया, मान लो मेरा वजन कितना होगा, लगभग 60 65 70 के आसपास होगा, ज्यादा नहीं बोल रहे, 70 मान लीजिए मेरा वेट है, लेट्स से इतना है नहीं। और मान लीजिए अगर मैंने ऐसा करके घड़ी हटा दी तो अब मेरा वेट कितना हो जाएगा। अगर कोई बोले क्या मेरा वेट, आप बोल देंगे 65 68 हो जाएगा, नहीं, ये इतनी छोटी सी चीज है कि अभी भी आप मेरा वेट कितना ही बोलोगे, 70 ही बोलोगे। क्यों भाई, या सुनो। तो इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ये इतना छोटा होता है कि इस इलेक्ट्रॉन का वजन, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है। ये नेग्लिजिबल है, इतना कम वजन होता है कि इसके मास को निगलेक्ट कर देते हैं। तो अगर आप किसी चीज में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो या 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो या 5 इलेक्ट्रॉन डाल दो या 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, उससे मास में कोई अंतर नहीं पड़ता। तो अगर आपने कहा mg का वेट 24 U है तो Mg2+ का भी कितना होगा, 24 U। इसमें बहुत लोग गलती करते हैं, जैसे आपने कहा 22 कर दिया तो लोग ये गलती करते हैं। इलेक्ट्रॉन के डालने निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन भैया ने हमको क्या बताया था कि एटम का वजन किसकी वजह से होता है, आपने बताया था न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से वजन होता है, ना कि इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, चलो बताओ। अच्छा O है, O का एटॉमिक वेट बोलो कितना था, O का 16 U। अगर हम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाल दें तो ये तत्काल बदल जाएगा O2-। अब बताओ इसका वजन कितना हो जाएगा, 18 या फिर 14, कितना रहेगा, 16 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। इसका वजन अभी भी 16 U ही है। ठीक है, बोलो भैया, नोट कर लीजिए इसको भी।
आप लोग जरा इसका बताइएगा, CO3 2 माइनस का वजन कितना होगा? तो ये जो माइनस प्लस है इसको काउंट ही ना करो वजन में, माइनस प्लस को काउंट ही ना करो वजन में, डायरेक्टली निकाल दो। बताओ कितना होगा CO3 2 माइनस का? कितना भाई? C का 12, 3 ऑक्सीजन है, 48, 3 इंटू 16 48, 48 और 12 60, 60 सही लग रहा है। देखिए 12 प्लस 3 इंटू 16, 12 प्लस 48 यानी 60। हो गया खत्म, ठीक है। 60U, U जरूर लिखिएगा। ये 3 चीजें हमको क्लास 9 तक में पढ़ा दी जाती हैं, ठीक है। जो चीज CBSE वालों को पढ़ा दी जाती है 9th में, यूपी बोर्ड वालों को भी 9th में पढ़ा देते हैं, ICSE वालों को 10th में पढ़ाते हैं। और वो चीजें नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। हो गया। नेक्स्ट चीज है हमारी मोलर मास। मोलर मास क्या होता है? मोलर मास का मतलब होता है, नाम से ही पता लग रहा है, मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल का मास, एटॉमिक मास एक एटम का मास, आयनिक मास एक आयन का मास। व्हाट इज मोलर मास? एक मोल का मास। किसी भी चीज के एक यानी कि मास ऑफ 1 मोल। 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं जरा बताना? 6.022 इंटू 10⁻23, या फिर इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? Na, पार्टिकल्स का मास। is called molar mass. It's called molar mass. नोट करिएगा, ये मतलब होता है मोलर मास का। 4 अलग अलग डेफिनेशन लिखाएंगे, लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज मत रहिएगा, मोलर मास अलग चीज है, आयनिक मास अलग चीज है, मॉलिक्यूलर मास एक अलग चीज है, ठीक है। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है? अब बताओ, जरा सोच के बताओ, इसको नापने के लिए ये ज्यादा नंबर का मास है या ये कम नंबर का मास है? डेफिनेशन पढ़िए और बताइए, ये ज्यादा नंबर का मास है या कम नंबर का मास है? ज्यादा नंबर का मास है। भाई मेरे जैसे आप 10,000 लोग को खड़ा कर दो, और 10,000 लोगों का वजन अगर आप किलोग्राम में नाप रहे हो तो आप बेवकूफ हो। आपको वजन कुंटल में नापना चाहिए या फिर टन में नापना चाहिए। टन जानते हैं ना, 1 टन में कितने किलो होते हैं? 1000। तो आपको 10,000 लोग अगर मेरे जैसे खड़े हैं तो मेरा टोटल वजन हम लोग का टन में नापिए। समझ पा रहे हैं? क्योंकि लोग बढ़ गए, ठीक है। जैसे आपके पास एक कील है, एक कील का वजन आप ग्राम में नाप सकते हो, लेकिन अगर हम एक कमरा भर के कील ले लें और उसका वजन तुम ग्राम में बताओ तो तुम बेवकूफ हो। तुम्हें उसे वजन कुंटल में बताना चाहिए कम से कम, या लेट से किलोग्राम में तो मिनिमम बताना चाहिए कि इतने किलो, 100 किलो कील पड़ी हुई है। समझ पा रहे हैं? तो यानी कि अब आपके लोग बढ़ गए, तो अब नापने की यूनिट यू ना रखिएगा, ठीक। इसको यूनिट को बड़ा करिए, और जो बड़ी यूनिट हम लोग यूज करते हैं वो यूज करते हैं ग्राम पर मोल। यूनिट होती है ग्राम पर मोल, मतलब एक तरीके से ग्राम पर मोल तो इसलिए हो गया क्योंकि 1 मोल की बात चल रही है। यूनिट क्या होती है? ग्राम। बढ़ गई यूनिट। जैसे क्वेश्चन देते हैं, इससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है, a molecule X has molecular mass, molecule X has molecular mass कितना कहते हैं? चलो कितना करते हैं बताओ, कितना मोलिकुलर मास कर दें? लेकिन बच्चा 1.67 इंटू 10⁻³ ग्राम, ऐसे अपने मन से फाइंड मोलर मास। फाइंड मोलर मास ऑफ X। ब्रैकेट में दिया है Na बराबर 6 इंटू 10⁻23। आपसे कहा जा रहा है एक मॉलिक्यूल X है जिसका मॉलिक्यूलर मास 1.67 इंटू 10⁻23 ग्राम है,
तो कहा जा रहा है बताइए क्या होगा मॉलिक्यूलर मास, वो सॉरी मोलर मास। ठीक, क्या दिया गया मैं आपको बताता हूं। आपसे कहा जा रहा है एक मॉलिक्यूल एक्स का मास कितना है, जल्दी बताइए। 1.67 × 10⁻⁻, इतना दिया गया, मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है। यही मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है कि एक मॉलिक्यूल एक्स का इतना मास है। तो मोलर मास का मतलब कितने नंबर ऑफ पार्टिकल का मास। मोलर मास का क्या मतलब हुआ, एक मोल का मास, एक मोल का वजन। कितने पार्टिकल होते हैं उसमें, 6.02, यानी एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल। तो अगर आप एक का वजन कह रहे हैं इतना है, तो बताओ Na का वजन कितना होगा। Na मॉलिक्यूल का वजन कितना होगा, जल्दी बोलिए। हाँ सही बोल रहे हैं, Na इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ये समझ में आया। एक का वजन दिया हुआ है, Na का निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया उसमें Na से। ठीक, यहां तक नोट करिए, Na की वैल्यू पुट करिए। Na की वैल्यू पुट करिए। Na की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, क्वेश्चन के मुताबिक पुट करना। 6 इंटू कितनी दी है, 10⁻23। ये देखिए वैल्यू दी हुई है। क्या करेंगे अब, क्या सॉल्व करिए इसको। ये देखो लिखा हुआ है 10⁻23, ये लिखा हुआ है 10⁻⁻23। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल करना आता है, ये कैंसिल कर देना दोनों को। सेम पावर है, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 6 को 1.67 में मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आ रहा है। 6 को 1.67 में मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है। 6 से करेंगे 2, 4 करी जाएगा, 6 जाए 36 और 4 40 का 0, कैरी 4 जाएगा, 6 कम 6 और 4 10, 10.02 आ रहा है। और यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम। हमने कितने पार्टिकल का वजन निकाल लिया है, कितने मॉलिक्यूल का वजन हमने निकाल लिया है, Na मॉलिक्यूल का इतना वजन निकाल लिया है। पर अगर तुम ध्यान से देखो तो Na मॉलिक्यूल के वजन को क्या बोलते हैं, Na पार्टिकल के वजन को क्या बोलते हैं, मोलर मास। यही तुम्हारा मोलर मास है, यही तुम्हारा क्या है, मोलर मास। इसको लिख देना, यही मोलर मास है। फिर से एक बार, मोलर मास का मतलब हुआ एक मोल का मास। एक मोल का मास का मतलब कितने पार्टिकल का मास, 6.022 इंटू 10⁻23, यानी एवोगैड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल ले लो, उसका मास क्या कहलाएगा, मोलर मास। क्लियर है। तो हमें एक मॉलिक्यूल का मास दिया हुआ था, हमसे मोलर मास पूछा था, तो हमने वैसे ही कितने पार्टिकल का मास निकाल दिया, Na। तो अब चूंकि तुमने Na पार्टिकल का मास निकाल दिया, तो Na पार्टिकल के मास को ही क्या बोलते हैं, मोलर मास। तो ये मोलर मास ही निकाला है तुमने, समझ पाए। एक होमवर्क के लिए लिख लो ऐसा ही क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रहे हैं, एटम X हैज मोलर मास, उल्टा कर रहे हैं भैया, मोलर मास 36 ग्राम पर मोल, फाइंड एटॉमिक मास ऑफ X इन ग्राम। ये लीजिए, और दिया जा रहा है Na बराबर 6 इंटू 10⁻23। सिमिलर क्वेश्चन लेकिन उल्टा कर दिया। पहले मोलर मास दी पूछा था आपसे, इस बार मोलर मास दे करके एटॉमिक मास पूछा। ठीक है, बोलो भैया, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, अभी का नहीं है। ठीक है, नॉट फॉर टुडे, होमवर्क में करिएगा। चलिए यहां एक वापस से स्टार लगाएंगे और लिखेंगे, मतलब जगह छोड़ दीजिएगा, जितनी जगह उसमें लगी है ना, उसी के आसपास जगह छोड़ दीजिएगा।
अभी तुम लिख नहीं पाई हो क्या? अच्छा, रफ में लिख रही हो? ओ फिर फेयर करोगी? ओ, तो क्वेश्चन के लिए अलग कॉपी बनाई हो? हाँ, अच्छा, गलत हो जाए तो कटिंग हो जाएगी। सो कॉपी सुंदर रहनी चाहिए। ठीक है, तो लिखेगा रिलेशन यानी संबंध बिटवीन Na एंड U। ओ सॉरी, Na लिख दिया, Na नहीं, ग्राम एंड U। G और U में क्या रिलेशन है ये निकालना है, क्योंकि ग्राम है मोलर मास की यूनिट और U क्या है? U क्या है? एटॉमिक मास की यूनिट। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है U और ग्राम में, ये अब हम लोग को देखना है। ठीक है, चलिए आपसे ही पूछते हैं, एक मोल कार्बन, एक मोल कार्बन मतलब कितने कार्बन जरा बताना? एक मोल कार्बन का मतलब कितने कार्बन होंगे? हाँ, मतलब Na कार्बन, और Na कार्बन एटम्स का जो मास होता है, Na कार्बन एटम्स का वजन कितना था हमारा? 12 ग्राम। कुछ याद आ रहा है? एक मोल कार्बन, एक मोल किसके बराबर माना था डेफिनेशन में? 12 ग्राम कार्बन के। तो एक मोल में कितने एटम होते हैं? Na एटम होते हैं। सबको मालूम है ना? अब ये रट जाना चाहिए, एक मोल का मतलब Na एटम। तो Na एटम का वजन कितना है? 12 ग्राम। ठीक, अब अगर हम लोगों ने कह दिया एक कार्बन एटम, तो एक कार्बन एटम का वजन कितना होगा? Na का वजन तुम 12 बोल रहे हो, तो एक का वजन निकालने के लिए क्या करेंगे? अरे 12 Na नहीं, जब भी एक का निकालते हैं डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाएगा 12/Na ग्राम। एक का निकालने के लिए डिवाइड, अभी पीछे पलट के देख लो, दिखाए थे थोड़ी देर पहले, काफी पेज पहले दिखाए थे, लेकिन दिखाए थे कहीं तो दिखाए थे, कहीं तो दिखाए थे यार। हाँ, ये देखो, Na में एक मोल, तो एक में 1/Na किए थे। तो जब भी 1 के लिए निकालनी होती है कोई चीज तो डिवाइड करते हैं। तो अब ये बताओ, अगर हम लोग कहें एक कार्बन एटम का मास 12/Na, तो एक कार्बन एटम के मास को क्या नाम देंगे? डेफिनेशन क्या कहती है? किसी भी चीज के एक एटम के वजन को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। किसी भी चीज के एक एटम के वजन को क्या बोलते हैं? तो इसी चीज को हम बोल सकते हैं, जो लिखा हुआ है इसको हम कह सकते हैं क्या? एटॉमिक मास। किसका एटॉमिक मास? कार्बन का। भाई एक कार्बन एटम के वजन को एटॉमिक मास ही तो बोलेंगे। ये कितना बराबर हमने निकाला है? 12/Na क्या? ग्राम। ठीक है, यहां तक में कोई इश्यू? फिर से एक बार, एक Na एटम का वजन 12 ग्राम, तो एक एटम का वजन 12/Na ग्राम। पर एक एटम के वजन को तो हम लोग एटॉमिक मास भी बोलते हैं, तो एटॉमिक मास वास्तव में कितना लिखा हुआ है? 12/Na ग्राम। अब ये 12/Na ग्राम को भूल जाइए और इतना बताइए एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है? कितने लोग को मालूम है? इसको भूल जाइए कि ये कुछ लिखा हुआ है, इसको भूल जाइए। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। 12 नहीं होता, 12 U होता है। तो वास्तव में जो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन है ये आपका 12U है, जो कि किसके बराबर हमने निकाल लिया है? 12/Na ग्राम। देखो दोनों साइड से कुछ कैंसिल हो रहा है। क्या कैंसिल हो रहा है? 12। 12 से 12 क्या कैंसिल, तो हमारे यहां से क्या आ गया? देखो यहां से आ गया 1U बराबर, ये आ गया 1/Na क्या? लो भैया डिब्बे में डाल दो। ठीक है, फिर से एक बार, पहले हमको डेफिनेशन से मालूम है एक मोल कार्बन का वजन 12 ग्राम होता है। तो क्लियर हो गया कि Na अगर एक मोल है तो इसका मतलब Na एटम होंगे, तो Na एटम का वजन 12 ग्राम, तो एक एटम का वजन कितना होगा? 12/Na। ठीक, एक एटम के मास को हम लोग एटॉमिक मास भी बोलते हैं, तो यानी एटॉमिक मास ऑफ कार्बन हमारा हो गया एटॉमिक मास ऑफ कार्बन हमारा हो गया क्या? 12U। तो 12U बराबर हो जाएगा 12/Na ग्राम। 12 से 12 कैंसिल, तो 1U इक्वल टू कितने ग्राम? 1/Na ग्राम। ये रिलेशन। रफ में जरा Na की वैल्यू 6 × 10⁻23 लिख करके 1/Na की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है? रफ में Na की जगह 6 × 10⁻23 रखो और 1/Na की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है?
बाय द वे जो नंबर लिखा हुआ है 1/n इसको हम लोग 1 एवोग्राम भी बोलते हैं। ये जो लिखा हुआ है 1/n इसको हम लोग 1 एवोग्राम भी बोलते हैं, लेकिन ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, तो मुझे नहीं लगता तुमसे पूछा जाएगा। कितना आ रहा है? 1/na की वैल्यू, na की जगह क्या रखने के लिए बोला मैंने? 6.022 नहीं बोला मैंने, 6 × 10⁻23 बोला। इसकी वैल्यू 10⁻23 तो ऊपर चला जाएगा, तो माइनस का 23 हो जाएगा। 1/6 0.1666 ऐसे आता जाएगा। इसको अच्छे से लिख दो तो 1.666666 इंटू 10⁻24 हो जाएगा, डेसिमल शिफ्टिंग। तो अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो 1u इक्वल्स टू 1.66 या 1.67 कर देते हो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, ये रिलेशन है यू और ग्राम। तुमसे डेरिवेशन नहीं पूछा जाता। हाँ बोलिए, कोई डाउट? मैंने यहाँ पे na की वैल्यू रख दी, 1.6666 आ रहा था, उसको राउंड ऑफ करके 1.67 कर दिया, ठीक है। अब तुमसे डेरिवेशन थोड़ी ना पूछा जाता है, तुम्हें तो रिलेशन याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? रिलेशन। अब एक जादू की चीज और देखेंगे और बस खत्म कर देंगे आज का क्वेश्चन। इतना लिख लिया, ठीक है। अच्छा, 1 ग्राम में कितने यू होंगे? कोई बोले 1 ग्राम में कितने यू होंगे, तो निकाल लोगे ना, na को उधर भेज देना, तो कितने यू हो जाएंगे? na यू। ये तो कर सकते हो ना, मतलब तुम्हारे ऊपर छोड़ रहे हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करना हो तो कर लोगे ना, कि अगर इसको यहां ले जाना पड़ा तो ले के जा सकते हैं ना। क्वेश्चन लिखेगा, फेवरेट एटम बताओ जब, चलो अपना निशा, फेवरेट एटम कौन सा एटम तुम्हारा फेवरेट है? बैठ के बताओ, बैठ के आराम से, कोई भी फेवरेट एटम। अरे कुछ भी बोल दो यार, ऑक्सीजन बोल दो, सांस लेते हो, ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो नहीं करेंगे, एक एटॉमिक मास वाला। तो क्वेश्चन है फाइंड मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। फाइंड मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, ऊपर 16 लिख दिया जो कि उसका एटॉमिक वेट होता है। चलो देखो कैसे करेंगे। 1O का मास आप कितना बोल रहे हो? 1O का मास कितना है? 16U, ठीक। मोलर मास के लिए अखिल हम लोग कितना उसका वेट निकालेंगे, कितने पार्टिकल का? 6 यानी Na पार्टिकल का। कितने पार्टिकल का? तो मोलर मास के लिए अगर हम लोग वही NaO का मास निकालें तो कितना आने वाला है, जरा बताना कितना आने वाला है? अरे बोलो भैया। यह आएगा 16U इंटू क्या? Na। एक का 16U था तो Na का Na से इंटू कर दिया। क्या सुनो, अब जरा इस U को ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। मेरा मन है U को ग्राम में कन्वर्ट करने का। तो U को ग्राम में कन्वर्ट, एक U में देखो कितने ग्राम होते हैं, देख के बोलो। एक U में कितने ग्राम? अभी जस्ट लिखवाया। नहीं, वो तो वैसे है, वैल्यू ना पुट कराइए, नहीं बिना वैल्यू, Na की बिना वैल्यू पुट किए। ये तो वैल्यू आपने Na की 1/Na कितना होता है, तो यहां पे आपने 1/Na लिख दिया इंटू क्या? Na। अभी ये ग्राम में हो गया, ये समझ में आया? तुमने क्या किया, एक U बराबर कितने ग्राम होते हैं? 1/, तो तुमने बस U की जगह 1/Na रख दिया। कुछ कैंसिल हो रहा है? Na से Na कैंसिल हो रहा है, क्या आ गया ये? और NaO का वेट निकालो, इसी को कहते हैं क्या? मोलर मास। क्या कहते हैं? तो भैया तुमने मोलर मास निकाल दिया। किसका मोलर मास निकाल दिया? O का। अगर तुमने किसी भी चीज के Na पार्टिकल का वजन निकाल दिया है
तो वास्तव में तुमने उसका मोलर मास निकाल दिया। यही तो डेफिनेशन है मोलर मास की। क्या है डेफिनेशन बताना संचाली वापस से? मोलर मास की 1 मोल के मास को मोलर मास कहते हैं। और 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? Na। तो Na पार्टिकल का तुमने मास निकाल दिया है जो कि मोलर मास है। क्या सुनो, बोलो भैया, इसको नोट करिए और एक खतरनाक समरी लिखते हैं। तुम नोट्स में क्वेश्चन नहीं नोट कर रही हो, करोगे ना बाद में नोट? हाँ, पर जरा नोट्स में क्वेश्चन ही नहीं है। किसी ने कहा जरा जरा अपने केमिस्ट्री के नोट्स दिखाना, तो केमिस्ट्री के नोट्स आगे कर दिए, कह लो तुम्हारे सर नोट्स से क्वेश्चन नहीं कराते। हाँ, क्वेश्चन उससे ज्यादा नहीं कराते, नहीं ऐसा ना कहना। देखना इतने क्वेश्चन कराएंगे, लाइन लगा देंगे क्वेश्चंस की। ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका बेसिक चैप्टर है, इसकी चीजें हर चैप्टर में यूज होती हैं। सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं तो कहता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट है। तुमने ध्यान दिया एक बात पे कि एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना था? 16U। और मोलर मास कितना है ऑक्सीजन का? 16 ग्राम। यानी जो एटॉमिक मास था U में, वही आपका क्या बन गया? मोलर मास। किसमें? ग्राम में। तो समरी क्या निकल रही है यहां से इस क्वेश्चन की? व्हाट इज द समरी? तो यहां पे हम लिखेंगे स्टार लगाते हुए कि समरी क्या निकली है भैया। समरी मतलब आपका एग्जैक्टली हमने इस क्वेश्चन के थ्रू क्या समझा, समरी ये निकली। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि किसी भी चीज का जो मोलर मास होता है ऑफ कोर्स वो ग्राम पर मोल में आएगा, वो इक्वल्स टू होता है एटॉमिक मास। एटम के लिए डिफाइन होगा। दूसरा टर्म क्या है? मॉलिक्यूलर मास। तीसरा टर्म क्या है? आयोनिक मास। इनके बराबर होगा, लेकिन किस में ये लिखे हो? यू में। अगर आप एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, आयोनिक मास यू में लिख देंगे तो वही आपका मोलर मास हो जाता है ग्राम में। वही आपका क्या हो जाता है? मोलर मास। किसमें? ग्राम में। ठीक है, एक एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे आपने सुना होगा सोडियम। सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, किसी को मालूम है? 23 क्या? यू। तो इसी का ही मोलर मास अगर कोई बोल कितना हो जाएगा पता है? यही 23, लेकिन क्या? ग्राम में। ठीक, तो अगली बार से ये सब मेरी तरह सॉल्व ना करना, सीधा आंसर लिखना। किसी ने कहा मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 कितना होता है? 44U। अभी थोड़ी देर पहले देखा था। तो इसी का अगर हम लोग मोलर मास निकालें कितना हो जाएगा? क्या बोला आपने? 44 क्या? ठीक है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। एक टेबल दे रहे हैं आपको होमवर्क में करने के लिए, इस टेबल को भर दीजिएगा। यहां सीरियल नंबर, यहां हम लिख रहे हैं सब्सटेंस, यहां हम लिख रहे हैं एटॉमिक मास यू में, यहां लिख रहे हैं मॉलिक्यूलर मास यू में, और उसके बाजू में लिख रहे हैं आयोनिक मास यू में, और साइड में लिख रहे हैं मोलर मास। या चलो इसको कल भरवाएंगे,
बना लीजिए टेबल, अदरवाइज इसको कल भरवा देंगे। ये टेबल हम इसको कल भरवाएंगे, ठीक है। तो आज यहीं पे रोकते हैं, बाकी की बातें नेक्स्ट संडे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।